नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है भाई आप सभी का लेटेस्ट सैम्पल पेपर ऑफ साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन फॉर स्टूडेंट्स जो कि इस ओलंपियाड को देना चाहते हैं, क्लास 7th में हैं और इंग्लिश सब्जेक्ट को चूज़ कर लिया है। उनके लिए सैम्पल पेपर होने वाला है और मैं आपको बता दूं बेस्ट डिस्कशन होने वाला है सारे सैम्पल पेपर में जो मैंने अभी तक दिए हैं। मतलब जो दिए हैं वो तो अच्छे ही हैं, बस इसमें भी मैं कोशिश करूँगा कि सबसे अच्छा डिस्कशन इस सैम्पल पेपर का कर पाएँ। अब बात यह है कि इस समय हम लोग सीरीज़ चला रहे थे साइंस वाली, लेकिन बीच में ही डिमांड आने लगी इंग्लिश की। तो जो मैंने क्लास 6 तक की वीडियो डाल रखी थी उसी में डिमांड आई कि भैया क्लास 7 की भी दे दो। तो मुझे तो पता ही है भाई, मेरा कमेंट सेक्शन आंसर्स कहता हूँ होमवर्क देने को, लेकिन वो होमवर्क का कमेंट सेक्शन नहीं है, वह डिमांड का ही कमेंट सेक्शन है। और तुमसे प्यार करता हूँ भाई, इसीलिए डिमांड मुझे पूरी भी करनी पड़ जाती है। दैट्स वाई आई एम हेयर विद दिस सैम्पल पेपर। साइंस वाले जो बच्चे हैं उनको भी उनका सैम्पल पेपर कुछ दिन में मिलने लग जाएगा, तो आप लोग परेशान मत होइए। क्लास 8 तक का मैंने डाल दिया है, 8 तक के जो बच्चे हैं वो अपना देख सकते हैं। लेकिन इससे पहले आपको बता दूं कि आप चूँकि SOF देना चाहते हैं और आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो शुरू हो गया है, इसीलिए आपको एक अच्छी आप आपके स्कूल वाले तैयारी इसके करा नहीं रहे होंगे, तो इसीलिए आपको एक ऐसे बैच की ज़रूरत है जहाँ से आप एक अच्छी तैयारी कर सके। दैट्स वाई यू कैन ज्वाइन आवर ऑल ओलंपियाड कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स। एक ऐसा कोर्स जहाँ पर आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि बहुत ज़्यादा टाइम लेती हूँ आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगे, ई-बुक्स के PDF मिलेंगे, प्रैक्टिस शीट्स मिलेंगी, टेस्ट हो रहे होंगे और टीचर तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, उनके बारे में तुमको क्या ही बताऊँ। तो आपको ये बैच ज्वाइन कर लेना चाहिए। 1000 रुपीज़ बस इसका प्राइस है। इसको ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी गई होगी, मन कहे तो वहाँ से जाकर ज्वाइन कर लो। कमेंट में एक पिंड लिंक होगी, मन कहे वहाँ से जाकर ज्वाइन कर लो। और अगर ये दोनों नहीं करना चाहते तो डायरेक्ट इस नंबर पर कांटेक्ट करो और बता दो भैया मुझे ये वाला कोर्स चाहिए, आपको उस कोर्स का पूरा प्रोसीजर बता दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक डिफरेंस दिखाना चाहूँगा। मैं हर क्लास में बोलता हूँ भाई, चाहे वो ख़त्म करते समय हो चाहे वो बीच में हो, कि प्लीज़ 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 कमेंट सेक्शन में आंसर दिया करिए। और मुझे पहले ऐसा लगता था कि बच्चे कमेंट सेक्शन में आंसर इसलिए नहीं देते क्योंकि आलसी हैं। मैं खुद ही कोई मुझे कमेंट में करने को बोलता है, मैं कमेंट नहीं करता हूँ। जब मेरा मन करता है मैं तभी कमेंट करता हूँ। तो मुझे लगा बच्चे आलसी हैं, लेकिन मैंने देखा बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। क्योंकि इस साइड जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये वाली जो आप स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, ये है हिंदुस्तान ओलंपियाड का जो हमारे यहाँ सीरीज़ चलती है उसकी एक क्लास का स्क्रीनशॉट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बच्चे ने कितनी मेहनत से, मतलब जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उसके आंसर को 1 2 3 मार्क कर कर क्या कर रखा है, उसका आंसर दे रखा है, ठीक है। फिर देखो उसके नीचे ही बच्चों ने क्या कर रखा है, आंसर दे रखे हैं, चाहे वो किसी भी क्वेश्चन का आंसर हो, सबका आंसर उन्होंने दे रखा है। क्यों? क्या इनके हाथ नहीं हैं? इनके हाथ हैं। लेकिन मेरी वाली क्लास का कमेंट सेक्शन देखो, सर जी क्लास 9th का भी ले आओ ना, सर जी आप क्लास 7th का भी ले आओ ना। मतलब हिंदुस्तान ओलंपियाड वाले बच्चे काम कर सकते हैं, साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन वाले नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। इसीलिए आज मैं स्क्रीनशॉट लेकर आया हूँ और इसके बाद मैं ऐसा स्क्रीनशॉट वगैरह नहीं लेकर आऊँगा, तुमको ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा। बट आज मैं एक बार तुमको बता देना चाहता हूँ कि पहले मुझे लगता था कि बच्चे ऊब जाते हैं इसलिए वो आंसर नहीं करते, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बच्चे आंसर करते हैं, बस मेरे ही बच्चे आंसर नहीं करते, मेरे बच्चे बस डिमांड करते हैं। तो आपको ये चीज़ समझनी होगी कि अगर आप डिमांड कर रहे हैं और उस डिमांड को पूरी होने की भी ऐसी आशा रख रहे हैं, कोई डिमांड पूरी होगी तो ज़रूर पूरी होगी, लेकिन उस डिमांड जब पूरी हो रही है तो आपकी ही डिमांड पर लाई गई है। जैसे आज मैं स्क्रीनशॉट लेकर नहीं आया, लेकिन ये जो क्लास है ये भी कई बच्चों की डिमांड पर आई, तो उन बच्चों को सोचना चाहिए कि मेरी डिमांड पर सर मेरी मेहनत कर रहे हैं, तो क्या ये जो कह रहे हैं उसको मैं कर नहीं सकता? क्या ये आधे घंटे का 10 लेक्चर होता है, इसके पीछे कितनी ज़्यादा रिसर्च होती है, ये सारी PPT वगैरह स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ पर लगानी पड़ती है और उसके बाद भी बहुत ज़्यादा काम रहता है। तो अगर मेरे टीचर कम 2 2 3 3 घंटे दे सकते हैं मेरे लिए, तो क्या मैं उनके लिए कमेंट नहीं कर सकता, उनके क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे सकता? ये तुमको समझना चाहिए ना। अब जैसे इस वाली वीडियो में देखो क्लास 9th के लिए आया है। अब क्लास 9th की जब मैं वीडियो डालूंगा, अब मेरी लेटेस्ट वीडियो, अब इसके बाद वाली वीडियो क्लास 9th की है, तो इस बच्चे को समझना चाहिए ना कि मेरे डिमांड पर आया है तो मुझे आंसर देना चाहिए। इन बच्चों की तो डिमांड पर भी नहीं आया है, इन बच्चों की डिमांड पर नहीं आया, इन लोगों की तो सीरीज़ ऐसी है कि इनको देना ही है, तो तब भी ये बच्चे आंसर दे रहे हैं, ठीक है। इसीलिए तुमको ये बात समझनी होगी कि कमेंट में आंसर देना बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है। नॉट तुमको लग रहा होगा कि मैं अपने लिए बोलता हूँ, कि मुझे लगेगा हाँ देखो मेरे बच्चे आंसर दे रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुमको पता है तुम लिखते क्यों हो क्वेश्चन को? अगर तुम कोई लेक्चर देख रहे हो तो उसको देखने पर भी तो तुमको याद होगा,
मैं क्या ऐसा पढ़ाता हूँ कि तुम्हारे दिमाग से ऊपर चला जाता है? शायद नहीं। और चला जाता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि तुम्हारा पढ़ाई मेरे दिमाग के ऊपर चला जाता है। अगर ये तुम्हारे दिमाग में घुस रही है बात मेरी, तो वो बात हमेशा के लिए घुस जाए, इसीलिए बच्चा लिखता है। तो अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन बोला गया और उसका आंसर तुम्हें पता है, तो क्या तुम्हें पता है कि अगर तुम उसको कमेंट सेक्शन में लिख दोगे तो तुम्हारे दिमाग में हमेशा के लिए घुस जाएगा। इन बच्चों ने इसके कमेंट के आंसर दिए हैं, तो इसमें इसको लिखने के लिए इन्होंने टाइप किया होगा, तो इनके दिमाग में बात बार बार आई होगी कि मुझे ये टाइप करना है, ये टाइप करना है, इसलिए इनको ये क्वेश्चन के आंसर याद हो गए। और तुमको बस डिमांड ही याद रह जाएगी पेपर के टाइम पर। इसीलिए मैं इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, तो तुम मेरी आधी या उससे भी कम मेहनत तो कर ही सकते हो भाई, क्योंकि तुम्हारी ही डिमांड पर सारी चीज़ें चल रही हैं। तो आंसर ज़रूर दो। बस एक ही स्टेटमेंट बोलना चाहूँगा कि मेरी क्लास में कमेंट सेक्शन में होमवर्क का आंसर देना कंपलसरी है। अगर कोई कमेंट सेक्शन में आंसर नहीं देता तो मैं मानता हूँ कि उसने वीडियो अच्छे से नहीं देखी है। मैं मानता हूँ कि वो असली स्टूडेंट नहीं है। जो असली स्टूडेंट है वही कमेंट सेक्शन में आंसर देगा। ये बात मैं हर क्लास में बोलूँगा, लेकिन स्क्रीनशॉट अब से नहीं लेकर आऊँगा, वरना तुम्हारा टाइम भी वेस्ट होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने सैम्पल पेपर की तरफ। तो ये है सैम्पल पेपर ऑफ साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन क्लास 7th बच्चों के लिए जो कि इंग्लिश सब्जेक्ट देना चाहते हैं। तो अब सबसे पहले मैं आपके एक्चुअल पेपर के बारे में जान लेते हैं। तो आपका जो एक्चुअल पेपर है उसमें 50 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। क्लास 1 से लेकर 4 तक के बीच जो बच्चे होते हैं उनको 35 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन आपके में 50 क्वेश्चन होंगे, क्योंकि आप बड़े बच्चे हैं, ठीक है। और बड़े बच्चे होने के कारण आपको 1 घंटे के अंदर ही 50 क्वेश्चन करने होंगे। जो आपका पेपर है ये 4 सेक्शंस में डिवाइड होगा। पहला होगा वर्ड एंड स्ट्रक्चर नॉलेज, जिसके अंदर आपको एक सेंटेंस दी होगी, उसमें कोई वर्ड या तो अंडरलाइन किया होगा या तो कोई वर्ड दिया होगा, उसको आपको फिल इन द ब्लैंक्स में भरना होगा, ठीक है। मतलब एक ब्लैंक दिया होगा, उसमें आपको उसको भरना होगा। फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन होते हैं। इस तरीके के आपके पेपर में 30 क्वेश्चन आते हैं। हर क्वेश्चन आपका 1-1 नंबर का होता है। अगला होता है रीडिंग सेक्शन। छोटे बच्चों के लिए थोड़ा बोरिंग हो सकता है, लेकिन बड़े बच्चों के में बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग कहानी दी जाती है। तो बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल, इंस्पायरिंग, बहुत ज़्यादा रोमांचक कहानी आपको एक दी गई होगी, एक पैसेज टाइप का। और उस पैसेज को पढ़कर आपको उसके नीचे दिए गए बहुत ही ज़्यादा आसान आंसर देने होंगे। इस तरीके के 10 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, और हर क्वेश्चन 1-1 नंबर का होगा। उसके बाद आएगा स्पोकन एंड रिटन एक्सप्रेशन। ये होगा आपका, जैसे मैथ्स आप पढ़ते हैं तो उसमें आता है कि मैथ्स इन रियल लाइफ, है ना, सही चीज़ में आप अपनी आसपास के जीवन में सब्जेक्ट को कैसे सीख रहे हैं। तो ये वाला सेक्शन आपको वो चीज़ सिखाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको 2 लोगों की बात दी गई होगी, उन दोनों की बातों में से आपको आंसर बताना होगा, ठीक है। तो इस तरीके के 5 क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन 1-1 नंबर का। और इन तीनों सेक्शंस के जो हार्ड क्वेश्चन होंगे वो आपको अचीवर सेक्शन यानी टॉपर्स का सेक्शन में कहता हूँ, उसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। 5 क्वेश्चन होंगे। अब चूँकि क्वेश्चन इसके अंदर हार्ड होते हैं, इसलिए 3 मार्क्स के हो सकते हैं। अब आते हैं सारे क्वेश्चन के सिलेबस से पूछे जाएंगे। पहला है आपका वर्ड एंड स्ट्रक्चर नॉलेज वाला। तो इसके लिए आपको स्पेलिंग, कोलोकेशन, वर्ड रिलेटेड टू ट्रैवलिंग, ठीक है, उसके बाद लोकेशन, एक्टिविस्ट, हिमोनिम, होमोफोन्स, ये सारी चीज़ें, सिनोनिम हो गया, एंटोनिम हो गया, एनालॉजीज एंड स्पेलिंग्स हो गया, वन वर्ड फ्रेजल वर्ब्स हो गए, ईडियम्स मुहावरे, है ना, मॉडल्स आपको पता होने चाहिए, वर्ड ऑर्डर पता होना चाहिए, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, पंक्चुएशन, टेंस पता होना चाहिए, वॉइस पता होना चाहिए, नरेशन, यानी ग्रामर की एक अच्छी पकड़ होनी चाहिए विद और अदर थिंग्स, जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताई पहली चीज़ करने के लिए। दूसरी चीज़ है आपका रीडिंग। रीडिंग करने के लिए आपको बस एक ही चीज़ करनी है कि आपको जो भी मिलता जा रहा है उसको पढ़ लो। आइदर इट्स अ न्यूज़पेपर और कोई आर्टिकल या कोई लेटर। वही यहाँ पर भी कह रहा है कि अगर आप कोई गिवन टेक्स्ट या फिर आप किसी भी टेक्स्ट, जैसे कोई न्यूज़पेपर हो गया, न्यूज़ की स्टोरी हो गई, कोई ब्रोचर्स हो गए, फॉर्मल या इनफॉर्मल कोई लेटर आपको मिल गया, कोई सड़क पे जा रहे हो और वहाँ पर प्रचार लिखा हुआ है, पोस्टर लगे रहते हैं ना, उनको पढ़ सकते हो। उसके बाद और इनको पढ़ने के बाद आप क्या कर सकते हो, और ये हो गया। उसके बाद न्यूज़ रिपोर्ट हो गई, ब्रांचेस बताया, इटिनरी होते हैं वो हो गया, ठीक है। तो अगर उसके बाद फिर मैसेजेस हो गए, है ना, व्हाट्सएप मैसेज पढ़ना, लेकिन अच्छे वाले पढ़ना, वरना जाके भैया दीदी लोगों के पढ़ने लगे वो तुमको मार रहे हैं, कह रहे यार मेरा फ़ोन क्यों चेक कर रहा है तू, ठीक है, ये सब मत करना। अच्छे मैसेज जो मोबाइल में होंगे उसको तुम पढ़ सकते हो। कोई नोटिस आपके स्कूल में आ गया, लगा हुआ है, किसी की बायोग्राफी हो गई, ठीक है, कोई शॉर्ट बात कोई कही गई है, यानी किसी भी तरीके के टेक्स्ट को अगर आप पढ़ पा रहे हैं और उसको पढ़ने के बाद उसमें से आप इस लेवल पर इंफॉर्मेशन निकाल पा रहे हैं कि कुछ देर बाद अगर आपसे कोई पूछे कि हाँ भैया वो जो आइसक्रीम की ठेली पर ऊपर लगी हुई थी पोस्टर, उसमें आइसक्रीम वाले का नाम क्या था, उस आइसक्रीम वाली ठेली पर दुकान का नाम क्या लिखा हुआ था, ये अगर आप बता पा रहे हैं तब आप समझ जाइए कि आप आंसर दूसरे वाले सेक्शन का दे पाएंगे।
ठीक है। या फिर अगर आपने किसी का मैसेज पढ़ लिया और बाद में पूछ रहा है कि बताओ उस मैसेज में क्या लिखा था, तो अगर आप उसे बता पा रहे हैं तब आप इसका आंसर दे पाएंगे। तो इसकी प्रिपरेशन के लिए आपको कोई भी किताब नहीं खरीदनी है, जस्ट आपको क्या करना है, आपको जस्ट एक सेक्शन पढ़ लेना है। आपको कोई भी मैसेज, कोई भी टेक्स्ट दिख रहा है उसको पढ़ते चले जाओ, उसकी मीनिंग पता करते चले जाओ, ठीक है। और सिंपल बात है भाई कि अगर कोर्स ले लेते हो तो आपको किसी भी चीज़ के लिए कोई भी किताब लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं तीसरे सेक्शन की तरफ। इसके लिए भी आपको वही करना है, जैसे आपको रीडिंग तेज करने के लिए मैसेजेस को पढ़ना पड़ा, उसी तरीके से आपको बोलने सुनने वाली चीज़ों को तेज करने के लिए क्या करना पड़ेगा। अगर कोई बातचीत कर रहा है ना, चाहे वो किसी से कोई चीज़ रिक्वेस्ट कर रहा है कि मान जाओ ना, इस तरीके से कोई किसी को मना कर रहा है, नहीं मानूंगी, मतलब नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगी, तुम समझ सकते हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। कोई किसी से माफ़ी मांग रहा है ना, कि गलती हो गई फ़ोन उठाने में कुछ देर मुझसे, ठीक है। और इस तरीके से अगर कोई किसी से बात कर रहा है ना, स्टार्टिंग ऑफ प्रेफरेंसेस एंड एक्सप्रेसिंग ऑफ इंटेंट, यानी कोई कुछ चीज़ बता रहा है, मतलब कोई किसी से बात कर रहा है, तो क्या उसकी बात को आप समझ कर उसमें से कुछ ऐसी नॉलेजेबल चीज़ निकाल सकते हैं कि अगर आप उसको पूछे कि हाँ भाई वो क्या पूछ रहा था, तो आप बता सकते हैं कि हाँ वो उससे वो बोल रहा था, उससे बोल रहा था। यानी सर जी वाला काम तो हमारी बुआ बहुत अच्छी कर लेंगी, वो बहुत अच्छा ऐसा करती हैं काम। तो तुमको इसमें बुआ से ट्यूशन लेना चाहिए, तुमको अपनी बुआ से कोई कोचिंग लेना चाहिए कि बुआ दो लोगों की बातों को कैसे पता करें, कैसे इधर की उधर करें बात। तो थोड़ा इसके लिए तुम अपनी बुआ से टीचिंग ले सकते हो, ट्यूशन ले सकते हो। बाकी मैं भी तुमको बुआ बनकर ये सारी चीज़ें बताऊँगा, ठीक है। तो ये सारा हो गया आपका सिलेबस। अब सर जी सिलेबस देखकर तो मुझे बड़ा डर लग रहा है, क्योंकि मैं तो ठहरा कक्षा 7 का बालक, मुझे मेरी बेगम से टाइम ही नहीं मिलता। मुझे मेरे दोस्तों से, मुझे मेरी, समझ रहे हो ना, टाइम ही नहीं मिलता। मुझे गेम खेलने से टाइम नहीं मिलता, फ्री फायर चलाने का टाइम नहीं मिलता, BGMI खेलने से टाइम नहीं मिलता। तो इस सिलेबस इतना सारा कैसे कंप्लीट करूँगा। तो मैं कह रहा हूँ तुम खेलो BGMI, मैं कह रहा हूँ तुम बात करो दोस्तों से, मैं कह रहा हूँ तुम देखो बगल वाली सीट को, लेकिन 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 मेरी वीडियो में आ जाओ, मेरे क्वेश्चंस को देख लो। क्यों? क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं ये इन सभी सिलेबस को कंप्लीट कर रहे होंगे किसी ना किसी एंगल से। आपको इन किस सारे सिलेबस को किस लेवल पर पढ़ना है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से टेंस उठा लूँ तो टेंस इतने ऊंचे लेवल पर भी है कि आप क्या, मैं भी नहीं पढ़ पाऊँगा, और टेंस इतने नीचे लेवल पर भी है कि आप भी उसको नहीं पढ़ना चाहेंगे। तो ये सिलेबस देखकर आपको घबराना नहीं है, इसको कितनी हार्ड लेवल पर आपको पढ़ना है। जैसे आप कोई गेम खेलते हैं उसमें होता है ना कि इजी लेवल पे खेलोगे, मीडियम लेवल पे खेलोगे, कि हार्ड लेवल पर खेलोगे। तो आपको यहाँ पर मैं बताऊंगा कि आपको किस लेवल पर पढ़ना है, इसलिए आपको सिलेबस देखना है, देखिए, लेकिन मेरे वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको ऐसे क्वेश्चन करा दूंगा कि आपको लेवल पता चल जाएगा। तो पहला देखते हैं आपका स्पोकन, मतलब आपका वर्ड एंड स्ट्रक्चर नॉलेज वाले से। तो यहाँ पर कह रहा था एंशिएंट मैन्यूस्क्रिप्ट, ठीक है। एंशिएंट मैन्यूस्क्रिप्ट यानी कोई पुराने दस्तावेज जो होते हैं उनको मैन्यूस्क्रिप्ट कहा जा सकता है। तो वो क्या हुआ, विच डैश बाय स्कॉलर फॉर डिकेड, जो कि पढ़े लिखे लोगों द्वारा बहुत, मतलब 100 सालों से क्या की जा रही थी, देखी जा रही थी, नहीं डेकेड यानी 10 सालों से, ठीक है, क्या की जा रही थी, देखी जा रही थी। वाज फाइनली डैश इन फॉरगेटन लाइब्रेरी, वो इस समय एक भूली हुई लाइब्रेरी में, या फिर एक लाइब्रेरी में भूल से क्या हो गया है कि भाई जब ढूंढी जा रही थी तो भूल से तो मिल ही जाएगी ना। तो यानी यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो रहा है देखी जा रही थी और यहाँ पर होगा मिल गई। अब इसकी आपको इंग्लिश बता देनी है। तो देखो भाई, अब मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि ये 10 सालों से क्या करी जा रही थी, देखी जा रही थी यानी पास्ट। तो अगर पास्ट की बात हो रही तो हैज़ तो आ ही नहीं सकता और इज़ भी नहीं आ सकता, तो ये दोनों तो पहले ही गायब हो गए। अब बचा डिस्कवर्ड और बचा फाउंड। अब बात ये है, यहाँ पर 2 चीज़ आप लगा सकते हैं कि वाज सीकिंग भी सही है और हैड बीन शॉट भी एक हद तक सही है, लेकिन यहाँ पर बात आती है डिस्कवर्ड और फाउंड की। यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं कि हाँ दोनों लगभग सही है, लेकिन जो है, जब देखो यहाँ पर हो क्या रहा है कि एंशिएंट मैन्यूस्क्रिप्ट विच डैश बाय स्कॉलर्स फॉर डेकेड, एक एंशिएंट मैन्यूस्क्रिप्ट जो कि स्कॉलरों द्वारा दसियों से क्या की जा रही थी, देखी जा रही थी, है ना, देखी जा रही थी या खोजी जा रही थी, है ना, और या फिर खोजी जा रही थी, तो इसलिए पास्ट में जा रहा है। तो यहाँ पर आप वॉज सीकिंग भी लगा सकते हैं और हैड बीन शॉट भी लगा सकते हैं। लेकिन बात यह है कि चूंकि एक मैन्यूस्क्रिप्ट है, कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, तो यहाँ से भी आप लॉजिक लगा सकते हैं कि फाउंड तो नहीं होना चाहिए। छोटी मोटी चीज़ के लिए आप फाउंड लगाएंगे, लेकिन बड़ी चीज़ है, एक एंशिएंट मैन्यूस्क्रिप्ट है, इसलिए आपको यहाँ पर डिस्कवर्ड लगाना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप ग्रामेटिकली देखेंगे
तो वॉज सीकिंग से ज़्यादा बेटर बैठेगा आपका ये हैड बीन शॉट, इसलिए आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए को सही कर देंगे। ठीक है, ठीक है, यानी पास्ट वाली चीज़ से आपने 2 ऑप्शन हटा दिए और उसके बाद फाउंड और डिस्कवर्ड के कारण भी आपने एक को हटा दिया, और ग्रामेटिकली भी करेक्ट है पहला वाला, इसलिए मैं पहले वाले को टिक मार दे रहा हूँ। अब आते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा वाला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान है, क्योंकि इसमें आपको कोई लॉजिक लगाना ही नहीं है। अगर आपको याद है तो याद है, और नहीं याद है तो नहीं याद है। कह रहे हैं यहाँ पर आपको स्पेलिंग बतानी है वेटनरी की। वेटनरी मतलब क्या होता है, यानी जो जानवरों के डॉक्टर होते हैं ना, जानवर के डॉक्टर है ना, जानवर के जो डॉक्टर होते हैं उसको आप क्या कहते हैं, उनका वेटनरी डॉक्टर कहते हैं। जैसे आपको, अगर आपके यहाँ डॉगी है तो आप उसको सुई लगवाने के लिए ले जाते होंगे हॉस्पिटल में या फिर कहीं पर भी, तो वो क्या करते हैं, जो सुई लगाते हैं उनका आप वेटनरी डॉक्टर कह सकते हैं। या फिर अगर आप गाँव में हैं तो आपके यहाँ गाय होंगी, गायों के जब भी कोई बीमारी होती है तो वहाँ पर भी डॉक्टर आते हैं, उनका वेटनरी डॉक्टर कह सकते हैं। तो यहाँ पर वेटनरी की आपको बस स्पेलिंग बता देनी है, बहुत ही ज़्यादा ईजी। तो वेटरनरी है ना, रुक जाओ, वेटेरिनरी है ना, वेटेरिनरी ये क्या होती है, ये होती है स्पेलिंग इसकी, इसको ऐसे बोला जाता है। तो इसमें देख लो वेटेरिनरी कौन बोल रहा है सही से, तो ये कह रहा है वेटिनियनरी, तो ये वाला पहले गलत हो गया, ए वाला पहले गलत हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है, ये कह रहा है वेटेरिनरी, यही सही है भाई, जो जैसे बोला जा रहा है ऐसे लिखा है। तीसरा कह रहा है वेटनियरी क्या है, ये तो बिल्कुल भी गलत है। चौथा कह रहा है वेटारिनरी है ना, वेटारिनरी, लेकिन हमारा वेटारिनरी नहीं है, हमारा वेटनरी नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ना कि ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर दूसरे वाले क्वेश्चन में भी ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट चीज़ पर। नेक्स्ट वाली चीज़ क्या कह रही है, नेक्स्ट वाली चीज़ आपसे ये कह रही है कि ये भी बहुत आसान है। कह रहा है कि सिनोनिम बता दो अनफॉर्मिटी का। अनफॉर्मिटी का क्या बताना है तुमको, सिनोनिम बताना है। यानी अनफॉर्मिटी मतलब कोई चीज़ जो इधर उधर हो जाए फॉर्मिटी, और जो हिले ही ना, जो कि एकदम स्थित रहे, उसका आप यूनिफॉर्मिटी कहेंगे। जैसे यूनिफॉर्म क्या होता है, यूनिफॉर्म देखो, इसके लिए आप सिंपल लॉजिक ला सकते हैं कि आपके स्कूल में यूनिफॉर्म होता है ना, क्या बताता है यूनिफॉर्म बताता है कि यहाँ पर सारे बच्चे बिल्कुल सेम है, यहाँ पर सारे बच्चे एक तरह हैं, तो एक तरह से रहना है ना। उसके बाद फिर यूनिफॉर्म सॉल्यूशन भी होते हैं। तो इस तरीके से जो चीज़ बिल्कुल अडिग रहे, रुकी रहे, उसको आप क्या कहेंगे, यूनिफॉर्मिटी कहेंगे। अडिग रहना है ना, उसका आप यूनिफॉर्मिटी कहेंगे। अब यहाँ पर इम्बैलेंस, यहाँ पर अगर कोई केवल बैलेंस होता तब मैं इसको चाहे टिक भी मार देता, लेकिन यहाँ पर इम्बैलेंस लिखा है, यानी ये तो सिनोनिम ना होकर एंटोनिम हो गया है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। डिस्कॉर्ड का मतलब आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, होमवर्क। और जिसने नहीं बताया वो असली स्टूडेंट ही नहीं है। ठीक है, सिंपल यही एक स्टेटमेंट मेरा रहने वाला है कि अगर आपने कमेंट सेक्शन में आंसर नहीं दिया तो मैं आपको एक असली स्टूडेंट नहीं मारूंगा। उसके बाद आता है डी, वेरिएशन तो भाई एकदम पक्का वाला एंटोनिम हो गया, तो इसको तो मैं करता ही नहीं मार सकता। वेरिएशन का मतलब ये होता है जो वेराइटी, मतलब जो चीज़ अलग हो। और यहाँ पर बात हो रही है बिल्कुल रुके रहने की, तो बिल्कुल रुके रहने को आप कंसिस्टेंसी कहते हैं। जिस तरीके से आपको अपने एग्ज़ाम को पास करने के लिए कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है, रोज़ रोज़ पढ़ने की ज़रूरत है, उसी तरीके से यहाँ पर यूनिफॉर्मिटी का भी सिनोनिम क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंसी हो जाएगा। सिनोनिम का मतलब होता है सेम मीनिंग देने वाले, उसको आप सिनोनिम कह सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि चूज़ द करेक्ट मीनिंग फॉर द गिवन ईडियम प्रोवर्ब। यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, आपको नीचे एक स्टेटमेंट दे रखा है, और इस स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद ये एक्चुअल में क्या है, ये एक्चुअल में एक मुहावरा है। ईडियम का मतलब मुहावरा, मैंने आपको कहा था मैं आपको सारी चीज़ें कवर कराऊंगा। तो ईडियम का मतलब क्या हो गया, ईडियम का मतलब हो गया मुहावरा। अब मुहावरा क्या है, मुहावरा है मेक अ माउंटेन ऑफ मोल हिल। मोल हिल क्या होता है भाई, मोल हिल आपको पता हो कि मोल हिल अगर आप हटा ही दें तो आपने देखा होगा चींटी तो वैसे नहीं करती है, मोल ही होता है। तो कोई कीड़े ऐसे होते हैं जिसको अगर आप शहर में रहते हैं तो आपको नहीं पता होगा, गांव में रहते हैं तो मिट्टी में खोदते हैं, और खोदते खोदते क्या करते हैं, बगल वाले से पहाड़ सा बनाते चले जाते हैं, छोटा पहाड़ उसका हम लोग छोटा पहाड़ी कहेंगे। तो मिट्टी खोदेगा तो मिट्टी को इस तरीके से बगल लगाएगा कि थोड़ा ऐसे ऊपर होता चला जाएगा, ऐसे, ठीक है, ऐसे होता चला जाएगा। ठीक है, मैं तुमको एक काम करता हूँ, यहाँ पर गूगल वगैरह करके दिखाता हूँ मोल हिल। ठीक है, तो वो एक कीड़ा होता है, वो क्या करता है ना, वो क्या करता है जब खोदता है, वो किसी चीज़ को जब वो ज़मीन के अंदर खोदता है, ज़मीन के अंदर ही रहता है, तो ज़मीन के अंदर जब वो खोदता है तो क्या होता है, ज़मीन के अंदर जब वो खोदता है तो मिट्टी को बगल लगाता हुआ चला जाता है।
और जो बगल लगाता है ना, उसी से क्या बना लेता है वो, उसी से एक ऐसा मिट्टी से संरचना बना लेता है जिसको आप मोलहिल कहते हैं। ठीक है, ठीक है। ये देखो, ये रहा आपका मोल। और ये जो मोल है, जब ये यहाँ पर ऐसे अंदर जाएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से कि ये देखो, अंदर जाते से ही ये क्या कर लेगा, इस तरीके से। अब जैसे ये था, इसने मिट्टी खोदी, मिट्टी खोद कर ये अंदर की तरफ गया। जैसे इसने मिट्टी खोदी, ये मिट्टी खोदने के बाद मेरा भाई अंदर की तरफ भागा, और अंदर की तरफ भागने से इसने सब तरह मिट्टी फैला दी। और मिट्टी फैलाने के बाद ये आपका कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बन गया, जिसको आप क्या कहेंगे, मोल हिल कहेंगे। अब ये देख रहे हैं कितना छोटा है ना। अब कोई कहे कि ये जो मोल हिल है, मोल हिल नहीं है, ये एक पहाड़ है, तो इससे बड़ा बेवकूफ़ आदमी कौन है। तो वही कह रहा है, किसी भी मोल हिल को पहाड़ बनाना, किसी मोल हिल को पहाड़ बनाना, तो ये इसका मतलब क्या हुआ, किसी छोटी चीज़ को बहुत बड़ी चीज़ कहना। सिंपल बात समझ में आ रही है कि नहीं। मोल हिल एक बहुत छोटी चीज़ है और माउंटेन एक बहुत बड़ी चीज़ है, तो किसी बहुत छोटी चीज़ को बहुत बड़ी चीज़ कह देना, क्या इसी को आप मेकिंग माउंटेन आउट ऑफ मोल हिल, क्या मोल हिल को माउंटेन बनाना, इसी को कहेंगे, किसी छोटी चीज़ को बड़ा बना देना। ठीक है, ठीक है। इसको हमारे यहाँ क्या कहते हैं, बात का बतंगड़ बनाना। छोटी सी बात थी, उससे आपने बहस कर ली। राई का पहाड़ बनाना, है ना, राई का पहाड़ बनाना, इसको भी हमारे यहाँ हिंदी में कहते हैं। तो इन सब का मीनिंग एक ही है, क्या कि एक छोटी सी चीज़, एक प्रपोर्शन में से आप क्या कर दें, एक बहुत बड़ा इशू निकाल दे, एक बहुत बड़ा बतंगड़ खड़ा कर दे, उसको बात में बतंगड़ बनाना। मेक अ माउंटेन आउट ऑफ मोल हिल कहेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं अपने दूसरे सेक्शन की तरफ। दूसरा सेक्शन क्या कह रहा है, दूसरा सेक्शन है रीडिंग वाला, जिसमें आपको क्या करना है, इस कहानी को पढ़ना है। आइए मेरे साथ पढ़िए। ये कहानी है एक मिलर की। मिलर कौन होता है, मिलर होता है एक चक्की वाला। मैं यहाँ पर आपके लिए माने लिखता चलता हूँ, मीनिंग लिखता चलता हूँ, और मैंने आपको बताया कि लिखने से चीज़ें याद हो जाती हैं, इसलिए लिखो। मिलर का मतलब क्या होता है, मिलर का मतलब होता है चक्की वाला, यानी एक ऐसा आदमी जो कि क्या करे, जो कि आपके घर में आटा वगैरह, आप लोग शहर के होंगे तो पैकेट ले आते होंगे, लेकिन अगर गांव के होंगे तो आप क्या देखते होंगे कि आपके यहाँ एक दुकान होती है जहाँ पर एक दादा रहते हैं जो कि बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद रहते हैं आटा के कारण। और वो क्या कैसे होते हैं, सफ़ेद सफ़ेद होते हैं, और वो आटा पीसते हैं आपके यहाँ, तो आप उनके यहाँ आटा लेकर चले जाते हैं और वो क्या करते हैं, आपको आटा पीस कर दे देते हैं, तो उसको मिलर कहते हैं। तो एक समय की बात है, एक मिलर था और उसका एक छोटा बेटा था। ये दोनों लोग क्या कर रहे थे, एक रोड से जा रहे थे, लेकिन ध्यान दें एक बात यह है कि इनके साथ एक ऐस था। ऐस क्या होता है, नंबर 2 पर आ गया हमारा ऐस। इनके साथ क्या था, एक ऐस था। ऐस का मतलब होता है खच्चर, आप कह सकते हैं। इनके साथ एक खच्चर था। अब कहेंगे सर जी ऐस माने तो गधा होता है, गधा भैया डोंकी माने होता है। ठीक है, यू आर अ डोंकी, अगर ऐसा लिखा जाए, मतलब तुम तो नहीं हो डोंकी, लेकिन अगर कोई कहे यू आर अ डोंकी तो तुम समझ जाना तुमको गधा बोल रहा है भाई, उसको बिना मारे मत आना। ठीक है, लेकिन ऐस माने क्या होता है, खच्चर होता है। अब कह रहा है कि क्या, अब ये कह रहा है कि हाँ, इसके साथ क्या था, एक ऐस था यानी खच्चर था, यानी एक मिलर था, इसका एक बेटा था और इसके साथ एक खच्चर था। हार्डली हैड दे कवर्ड अ फ्यू मीटर देन दे केम अक्रॉस अ पर्सन हु लाफ्ड एंड सेड। मतलब ये कुछ मीटर भी नहीं गए थे तीनों लोग साथ में कि क्या हुआ, एक आदमी इनको मिला जो कि खूब जोर हंसने लगा, और हंसकर क्या कह रहा है, हाउ फुलिश बोथ ऑफ यू आर, कांट वन ऑफ यू राइड ऑन द एस। कह रहा है कि तुम लोग कितने ज़्यादा बेवकूफ़ हो भाई, बिल्कुल बेवकूफ़ ही हो। कहा क्या हुआ भैया, तो कह रहा है तुम में से कोई एक आदमी खच्चर पर बैठ को जाओ ना, तीनों लोग क्यों चल रहे हो। ये बात सुनकर यार इसको लगा कि हाँ भाई बात तो सही कह रहा है। तो जो उसका मिलर का, चक्की वाले का जो बेटा था, वो उसके ऊपर चढ़ गया। अब चढ़ने के बाद एंड द फादर वॉकड अलोंग, अब जो फादर था उसके साथ साथ चलने लगा। वॉकड अलोंग ने साथ साथ चलना। अबाउट 200 मीटर अवे, और 200 मीटर बाद क्या हुआ, इनको एक बूढ़ा आदमी मिला। दे मेट अ ओल्ड मैन, और ओल्ड मैन ने क्या कहा, लुक एट दिस सेमलेस यंगस्टर, इस सेमलेस यानी बेशरम, यंगस्टर यानी जवान। कह रहे ये जो इनका बेटा है बेशरम है, इसको देखो तो ज़रा। क्या, क्योंकि ही इज़ मैरिली, मैरिली यानी खुशी से, मैरिली यानी हैप्पीली, है ना, मैरिली यानी हैप्पीली, मैरिली यानी हैप्पीली, मैरिली। कह रहा है कि देखो इसके बच्चे को किस तरीके से, कितना ज़्यादा बेशरम है लौंडा, कि ये क्या कर रहा है, ये बड़ी ज़्यादा खुशी से इस ऐस पर क्या कर रहा है, राइडिंग कर रहा है। जहाँ पर दूसरी साइड पर हिज फादर इज ट्रजिंग ऑन हिज वे, इसका जो पिता है वो क्या कर रहा है, ट्रजिंग कर रहा है। ट्रजिंग एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है, इसका मतलब आपको पता होना चाहिए।
ट्रडजिंग मतलब होता है कि अगर आप कभी थके हों, आपको अगर आप बहुत लंबी दूर पैदल गए हों, आजकल के अमीर बच्चे तो कार में जा रहे हैं भाई, तो उनको पैदल तो कभी गए ही नहीं होंगे, लेकिन जो हमारी तरह जिन्होंने गरीबी देखी है वो लोग अगर वो कभी पैदल बहुत लंबा गए हो तो आपने देखा होगा कि आप चलते हैं तो ऐसा लगता है भाई मेरे पाँव बड़े भारी हो गए हैं, है ना। और पाँव बड़े भारी हो गए हैं, इसके कारण मैं चल नहीं पा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं केवल वॉकिंग टायर्ड लिख देता हूँ, वॉकिंग टायर्ड। लेकिन इसका मतलब केवल वॉकिंग टायर्ड से नहीं है, इसका मतलब एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा चलते चलते थक गए हों, और थकने के साथ साथ क्या हो गया हो, आप इतने थक गए हैं कि आपको आपके खुद के पाँव बड़े भारी लगने लगे हों। इसको आप क्या कह सकते हैं, ट्रडजिंग करना। कि अब आदमी किसी के पाँव भारी हो गया और चल रहा है तो उसे ट्रडजिंग कहेंगे। तो कह रहा है कि हाँ ये ट्रडज कर रहा है, मतलब वो आदमी खच्चर पर बैठ कर चल रहा है उसका बेटा, और उसका पिता जो है वो बड़ी मेहनत से चल रहा है। दिस वॉज इनफ फॉर द बॉय टू गेट ऑफ द एनिमल। और ये सुनकर जो इसका बॉय था, इसका जो लड़का था, उसको इतना लग गया कि हाँ भाई बात तो कुछ सही कह रहा है, तो वो उतर गया। नाउ द मिलर हिमसेल्फ रोड ऑन द इट। अब जो चक्की वाला था वो खुद उस पर चढ़कर चलने लगा। कह रहा है अब आफ्टर 5 मिनट दे मेट अनदर मैन हु मेड द फन ऑफ ओल्ड मैन। और उसके बाद क्या हुआ, उनको कुछ देर बाद क्या मिला, उनको एक ऐसा आदमी मिला जिसने उस मिलर का, चक्की वाले का मजाक उड़ा लिया। क्या कहा इस ओल्ड मैन को तो देखो, ही इज़ टू सेल्फिश टू थिंक ऑफ द यंग बॉय दिस स्टिंग। आप कह रहा है कि ये इतना ज़्यादा मतलब खुद का तारीफ़ करने वाला, उसको क्या कहेंगे आप, खुदगर्ज आप कह सकते हैं कि एक इतना ज़्यादा खुदगर्ज आदमी है कि देखो खुद बैठ कर चल रहा है और अपने खुद के ही बेटे को पैदल चलवा रहा है। कुछ देर बाद इसके साथ ऐसा हुआ। यानी पहले वाले ने क्या कहा, पहले वाले ने कहा कि देखो भैया ये दोनों लोग कितने पागल हैं, इससे बढ़िया एक लोग गधे पे बैठ जाएं। बेटा बैठा कह रहा है कि देखो कितना बेशर्म आदमी है, बाप पैदल चल रहा है खुद बैठ कर चल रहा है। बाप बैठ गया तो कह रहा है देखो बाप कितना बेशर्म है, बेटा पैदल चल रहा है, बाप बैठ कर चल रहा है। और इन सारी चीज़ों को सुनने के बाद हमारा जो मिलर भाई था, ठीक है, अब इन सारी चीज़ों को ये कह रहा है कि ऐसा कहा। उसके बाद उसके जो स्टिंगिंग वर्ड से, स्टिंगिंग वर्ड यानी ऐसे वर्ड जो कि आपके दिल को छू जाएं। स्टिंगिंग वर्ड, स्टिंग यानी चिपकना, तो स्टिंगिंग यानी हार्ट, या फिर आप कह सकते हैं स्टिंगिंग यानी हार्ट ब्रेकिंग, यानी कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपके दिल को चीर जाएं, आपको बहुत ज़्यादा ख़राब लग जाए, उसको आप कह सकते हैं कि वो बड़ी स्टिंगिंग चीज़ थी। कोई स्टिंगिंग वर्ड है यानी कुछ ऐसा शब्द जो कि आपके दिल को चीर जाए, उसको आप स्टिंगिंग वर्ड कह सकते हैं। अब कह रहे हैं स्टिंगिंग वर्ड को सुनने के बाद जो गरीब आदमी था वो भी खच्चर से उतर गया। अब ये तीनों लोग बाप बेटे, मतलब दोनों लोग बाप बेटे इतने ज़्यादा परेशान हो गए कि अब इन्होंने क्या किया, नाउ द फादर एंड द सन टाइड द एस टू 2 पोल्स। 2 खंभे खड़े किए या फिर 2 लकड़ी आप कह सकते हैं, उनको लिया। उसके बाद इसको खच्चर को रस्सियों की मदद से उन दोनों लकड़ी में बांध दिया। दे कैरीड द एनिमल ऑन द शोल्डर। और इसको बांधने के बाद उन्होंने लकड़ी की मदद से उस खच्चर को अपने क्या कर लिया, अपने कंधे पर दोनों लोगों ने रख लिया। और रखने के बाद फिर क्या करने लगे, चलने लगे। किस लिए, टू द ग्रेट अम्यूज़मेंट ऑफ द पासर बाई। जो लोग वहाँ से जा रहे थे, है ना, अम्यूज़मेंट यानी मनोरंजन आप यहाँ पर कह सकते हैं, अम्यूज़मेंट यानी एंटरटेनमेंट। यानी इन सभी लोगों से इतना ज़्यादा परेशान हो गए कि परेशान होकर कहा कि लो भैया तुम जो कह रहे हो वही चलेगा। इनकी एंटरटेनमेंट के लिए दोनों लोग क्या करने लगे, उसको, वो जो खच्चर था उसको क्या करने लगे, उसको अपने कंधे पर रखकर चलने लगे। और उसके बाद फिर जो पासा भाई यानी यहाँ से जो लोग जा रहे थे उनको, उनकी खुशी के लिए अब कह रहा है कि चलने लगे। लेकिन अब देखो इनकी किस्मत ऐसी कि चलते चलते ये एक रिवर के ऊपर ब्रिज था, वहाँ पर पहुँच गए। और यहाँ नीचे रिवर को देखकर जो खच्चर था वो क्या हो गया, बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो गया, यानी अधीर हो गया, यानी अब उसके अंदर धैर्य नहीं रह गया, वो ज़्यादा परेशान हो गया। और परेशान होकर इनको एक लात मारी, और एक लात मारकर खुद अलग हो गया और खुद जाकर कहाँ गिर गया, ड्राउंड इन द डीप वाटर। और नदी की डीप वाटर में जाकर वो क्या कर गया, ड्राउंड हो गया, यानी डूब गया। ड्राउन यानी डूबना, सिंक आप कह सकते हैं, ठीक है। वो क्या हो गया बेचारा, वो जाकर डूब गया। यानी अभी आप समझ पाए कि जब इन्होंने उसको अपने ऊपर रख दिया तो कुछ देर गया, उसके बाद परेशान होकर डूब गया। यानी लोगों के सुनने से इनका तीनों कंडीशन में कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। इसीलिए कहते हैं, इंस्पायरिंग कहानी है ना, कि आपको क्या करना चाहिए, आपको बस वही करना चाहिए जो आपका दिल कहे। डू नथिंग इफ़ योर हार्ट से डू नथिंग। अगर आपका दिल कह रहा है कुछ भी मत कर, तो तू कुछ भी मत कर।
लेकिन दूसरों के कहने पर मत चलो। अब जैसे अब ये मत करना कि सर आप कह रहे कमेंट सेक्शन में आंसर देने को, मेरा मन नहीं कर रहा आंसर देने का, मैं नहीं दूंगा, ऐसा नहीं। मतलब मैं जो कहूँ कहो, मतलब जो आज जिसके ऊपर आपको विश्वास है ना, आपको मेरे पर विश्वास है ना कि हाँ भाई इसका बात मानूंगा तो मेरे नंबर बढ़ जाएंगे, तो मैं आपको मेरे ऊपर विश्वास है, तो जिस आदमी के ऊपर विश्वास है वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपका सच्चा दोस्त हो सकता है, और जिसको आप सोच रहे हैं वो विश्वास पात्र नहीं है ऐसे, ठीक है, तो उसको छोड़कर, ठीक है, और कोई उसको छोड़कर और कोई आदमी जिसको अपना विश्वास पात्र आदमी मानते हैं उसकी बात आप मान सकते हैं। ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट। अब आपको स्टोरी समझ में आ गई होगी। अब इसके नीचे दिए गए क्वेश्चन करते हैं। अब कह रहे जो उसको रास्ते में बूढ़ा आदमी मिला था उसने किसके ऊपर कमेंट किया था, कंडेम्ड यानी कमेंटेड। अब कह रहा है कि उस बूढ़े आदमी ने किसके ऊपर कमेंट किया था। सबसे पहले तो आपको याद हो किसने, उसके बेटा जो कि राइडिंग द एस, जो कि उस पर खच्चर पर चल रहा था, उसके ऊपर क्या किया था, उसके ऊपर कमेंट किया था। और क्या क्या कमेंट किया था कि देखो भैया कितना ज़्यादा सेल्फिश है, बाप जो है वो पैदल चल रहा है और बेटा खच्चर पर बैठकर चल रहा है। अब आते हैं अपने ये वाले जो आपके स्क्रीन वर्ड मीनिंग है, इनको आप अपनी कॉपी में लिख भी सकते हैं या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अभी तो फेस रिवील हुआ नहीं है तो ऐसा भी नहीं है कि सर जी बगल में हट जाओ, है ना, तो अभी आप क्या कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, 3, 2, 1 लेट्स गो। अब आते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। सिक्स्थ वाला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड मीन्स वॉकिंग स्लोली विद हैवी स्टेप। मैंने तुमको बताया कि एक ऐसी स्थिति आएगी जहाँ पर चलते चलते आप किसी ऐसी स्थिति पर जाएंगे जहाँ पर आप बहुत धीरे धीरे चलने लगेंगे। क्यों? क्योंकि आपको आपके कदम भारी लगने लगेंगे, हैवी लगेंगे आपको आपके स्टेप। तो हैवी स्टेप यानी यहाँ पर ट्रजिंग कहाँ पर है, ये रहा ट्रजिंग, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं आपके तीसरे सेक्शन की तरफ जो कि है स्पोकन एंड रिटन एक्सप्रेशन वाला सेक्शन। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है, मैंने आपको जैसे बताया 2 लोगों की बात हो रही होगी, उसमें से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहले आपकी सोफिया है ना, टोपिया दीदी क्या कह रही हैं, टोपिया दीदी कह रही हैं कि शी डांस्ड ग्रेसफुली एट द रिसाइटल। सोफिया कह रही है कि मतलब ये सोफिया और एलेक्स ये दोनों लोग बात कर रहे हैं, भाई बहन है भाई, सोफिया बहन है, एलेक्स भाई है, ज़्यादा कुछ मत सोचा करो तुम लोग, ठीक है। तो जो सोफिया है ये एलेक्स से कह रही है किसी तीसरी लड़की के बारे में कि जो एलेक्स, वो जो लड़की थी उसने बड़ा ग्रेसफुली आप मेरे ख्याल से ऐसा कह सकते हैं कि क्या बताऊँ तुमको मैं, मतलब एकदम दिल खुश कर देने लायक, है ना, उसका आप ग्रेसफुली कह सकते हैं। तो ये जो सोफिया है ये क्या कह रही है, ये कह रहा है कि वो जो लड़की थी ना, एक लड़की थी, वो बहुत अच्छे से ग्रेसफुली यानी आप ऐसा कैसे बताऊँ आपको, मतलब बहुत अच्छे से, है ना, ग्रेसफुली यानी बहुत अच्छे से आप ऐसे मान लो, ग्रेसफुली यानी परफेक्ट आप कह सकते हैं, परफेक्टली, है ना। वो कह रही है कि सोफिया कह रही है कि एलेक्स वो जो तीसरी लड़की थी उसने रिसाइटल में, रिसाइटल क्या होता है, आपके स्कूल वगैरह में अगर कोई प्रोग्राम वगैरह हो रहा है तो उसको आप रिसाइटल कह सकते हैं, जहाँ पर डांस वगैरह हो। तो किसी रिसाइटल में, है ना, किसी प्रोग्राम में एक लड़की बहुत अच्छा नाच दी, तो ये क्या कह रही है, आकर कह रही है कि वो लड़की ने बहुत अच्छा नाचा उस रिसाइटल में। अब एलेक्स इसी की हाँ में हाँ मिलाते हुए कह रहा है कि हाँ शी मूव्ड डैश, वो बहुत अच्छे से मूव कर रही थी। अब डैश यानी मतलब आपको डैश में यहाँ पर भरना है। कह रहा है कि अब वो जिस तरीके से मूव कर रही थी, इट वाज मेस्मराइजिंग। मेस्मराइजिंग का मतलब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लाइन खींचकर, मेस्मराइजिंग। तो इसका मतलब बताना है भाई आपको, मेस्मराइजिंग मतलब रुको हाँ, मेस्मराइजिंग, यही स्पेलिंग है ना, मेस्मराइजिंग। तो मेस्मराइजिंग का यहाँ पर आपको मतलब बताना है। मेस्मराइजिंग का मतलब होता है कि फैसिनेटिंग आप कह सकते हैं। फैसिनेटिंग का मतलब भी अगर नहीं पता तो क्या कर रहे हो यहाँ पर, फैसिनेटिंग यानी अट्रैक्टिंग, है ना, अट्रैक्टिव रूप से उसने नाचा, मतलब इस तरीके से नाची कि आप क्या हो गए, आप एकदम अट्रैक्ट हो गए उससे। तो भैया उस तरीके से नाचने के लिए वो किस तरीके से घूम रही थी, वो विवेसली मूव कर रही थी, जिसका मतलब क्या होता है, बड़ी चंचलता से, है ना, चंचलता से, या फास्टली आप कह सकते हैं। जैसे आपको ही पता होगा अगर आपको डांस करना है, आप में से लड़के तो शायद कम ही करते होंगे, लड़कियां बहुत डांस करती होंगी, है ना। लड़के डांस करते हैं तो भाई नागिन डांस ही कर पाते हैं वो, बस एक लोग रुमाल लेकर बीन बजाने लग जाएंगे और एक लोग धरती पर, है ना, ज़मीन पर लौटने लग जाएंगे। तो वो वाला डांस की बात नहीं कर रहा। अगर कोई अच्छे से डांस करेगा
तो लड़कियां ज़्यादातर डांस करती हैं। तो लड़कियां आप मेरी बात को सुने कि आपने देखा होगा कि डांस करते समय आपको बहुत ज़्यादा इधर उधर ऊपर नीचे कूदना पड़ता है ना। मतलब शर्माओ मत, मेरी बात को समझो हंसो मत। आपको बहुत ज़्यादा इधर उधर से खटपट इधर उधर करना पड़ता है ना। तो वही जो आप इधर उधर बहुत जल्दी इधर चलती हैं। अब जब शुरुआत में जो धीमे वाले गाने होते हैं उनमें तो धीमे से ही घूमते हैं, लेकिन जब गाने का अंत होने लगता है तो ढन 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 होने लगता है। तो उस टाइम पर आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे कि आपको बहुत जल्दी डांस करना पड़ता है। तो ये जो जल्दी आपको डांस करना पड़ता है उसी को आप क्या कह सकते हैं, कुछ समय आप विवेसली डांस कर रही होती हैं, यानी सभी बीट को अच्छे से पकड़ कर जल्दी इधर उधर करके जब आप चलती हैं, आप जल्दी नाचती हैं, तो उसी का आप विवेसली कह सकते हैं। तो आपकी तरह वो लड़की भी बहुत ज़्यादा जल्दी से, बहुत ज़्यादा एकदम फास्टली आप कह सकते हैं चंचलता से नाचने लगी, और इसीलिए हमारे एलेक्स भाई को उसका डांस बहुत अच्छा लग गया। ठीक है, बाकी यहाँ पर जो वर्ड बचे हुए हैं टार्डिली, इंडोलेंटली और सर्किट्सली, इन तीनों का मतलब आप मुझे क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और जिन्होंने आंसर नहीं दिया वो जानते ही हैं भाई कि मैं उनको असली स्टूडेंट नहीं मानूंगा। अब आता है अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लुइस और जॉन के बीच में बात हो रही है। लुइस कह रहा है आई एम टॉर्न बिटवीन 2 जॉब्स, मैं 2 जॉब्स के बीच में फटा पड़ा हूँ। टॉर्न मतलब तो फटना होता है ना। तो क्या मैं 2 जॉब्स ऑफर के बीच में फटा पड़ा हूँ? नहीं भाई, 2 जॉब ऑफर के बीच में फंसा पड़ा हूँ। टॉर्न का मतलब यहाँ पर क्या होगा कि फंसे होना। तो आपको मान लो 2 जॉब के ऑफ़र आ गए और आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हो कि मैं इस जॉब के पीछे जाऊँ कि मैं इस जॉब को ज्वाइन करूँ। ठीक है, तो जॉन इसको एडवाइस देता है, कह रहा है कि वाई डोंट यू वेट द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ईच अपॉर्चुनिटी। कह रहा है कि तुम इन चारों में से कोई एक चीज़ कर लो। ठीक है, इनमें से कौन सी चीज़ को करनी चाहिए वो आपको बताना है। अब देखो यहाँ पर 2 कॉन्सेप्ट हैं। पहला ये है कि आपको देखना है कि इनमें से कौन सी चीज़ सेंस बना रही है उस फिल इन द ब्लैंक्स को भरते समय। जैसे देखो दूसरे वाले शुरू करते हैं। दूसरा वाला कह रहा है बर्न द कैंडल एट द बोथ साइड। तुम क्या करो, मोमबत्ती लो और उसके दोनों साइड पर क्या करो, मोमबत्ती को लेकर दोनों साइड पर आग लगा दो। इससे उसको जॉब ऑफर का आइडिया लगेगा। इससे ज़्यादा बेवकूफ़ी वाली बात कौन कर सकता है ना, कि एक मोमबत्ती ले लो, उसके दोनों साइड क्या करने लगे, दोनों साइड उसको जला दे। तो इससे क्या आंसर मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा, गलती से टिक मत कर लेना। ठीक है, तो दूसरा वाला गलत हो गया। कह रहा है हिट द नेल ऑन द हेड, जो खीली है उसको सिर में गाड़ लो। भाई तो एडवाइस दे रहा है कि मारने की बात बता रहा है, सी वाला भी गलत है। डी कह रहा है गॉट गेट द बॉल रोलिंग, एक गेंद ले लो और उसको ढकेलते रहे, चलते रहने दे। तो इससे भी कुछ नहीं होने वाला, तो डी वाला भी गलत है। केवल ए वाला सही है। कह रहा है कि तो तुम दोनों के बीच में मतलब कौन अच्छा है, प्रोज यानी अच्छाई, और कौन सा यानी बुराई। प्रोज यानी अच्छाई है ना, गुडनेस, और कौन सी यानी बैडनेस कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि बुराई, किसी चीज़ में मतलब कौन सा आपका नुकसान होने वाला है। तो उन दोनों अपॉर्चुनिटी को साथ में ले और देख कि इस वाले के अंदर मुझे ये फ़ायदा मिल रहा है और इस वाले के अंदर ये फ़ायदा मिल रहा है, और ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको कोई 2 चीज़ में से एक चीज़ चूज़ करनी हो तो आपको यही करना चाहिए, उन दोनों चीज़ को बगल में लेना चाहिए, है ना। इस तरीके से आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पर मान लो मुझे 2 चीज़ के बीच में कंपेयर करना है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया ए, यहाँ पर लिख दिया बी, इन दोनों के बीच में कंपेयर करना है। अब मुझे क्या करना है, इनके अंदर भी मुझे 2-2 भाग में डिवाइड कर देना है, 2-2 भाग मुझे इनको डिवाइड कर देना है। अब इसके बाद मुझे ये देखना है कि इधर मैं लिखूँगा प्रोज और इधर लिखूँगा कॉन्स, इधर लिखूँगा इसके प्रोज, इधर लिखूँगा इसके कॉन्स। अब ए वाली चीज़ में आपको कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं, मान लो मुझे 1, 2, 3 फ़ायदा, 4 फ़ायदा है इधर, और इसके अंदर नुकसान कितना है, 1, 2। ठीक है, बी वाली चीज़ जो है इसमें मुझे फ़ायदा कितना है, 1, 2, 3, और नुकसान कितना है, 1, 2, 3, 4। तो इस तरीके से आप दोनों साइड पर उसके फ़ायदे नुकसान लिख लेंगे। अब आपको ये देखना है कि इनमें से कौन सी चीज़ ऐसी है जिनमें आपको फ़ायदा ज़्यादा है, नुकसान कम है। फ़ायदा ज़्यादा है, नुकसान कम है। तो देखो पहले वाले में 4 फ़ायदा है, 2 नुकसान है, यानी आपको केवल यहाँ पर नुकसान कम है, फ़ायदा ज़्यादा है। दूसरे वाले में देखो फ़ायदा कम है और नुकसान ज़्यादा है, तो क्या आप दूसरे वाली चीज़ को चूज़ करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, पहली वाली चीज़ को चूज़ करेंगे। तो अगर आप किन्हीं भी 2 चीज़ को चूज़ कर रहे हैं और उनके बीच में उनके प्रोज एंड कॉन्स को अच्छे से हैंडल कर लें, तौल लें, तब आप क्या कर सकते हैं, तब आप ईज़िली क्या कर सकते हैं, उनमें से सही चीज़ को पा सकते हैं। पहली ट्रिक तो ये हो गई। आप सर जी मेरे पास इतना दिमाग ही नहीं है, अब आपने बता दिया तो अब तो मुझे इसका एक्चुअल पता चल गया।
लेकिन मेरे पास इतना दिमाग ही नहीं है, तो मैं क्या करूं सर जी? तो तुम एक ऐसा चीज़ की ट्रिक लगा सकते हो, एक ऐसी ट्रिक जो कि बहुत ज़्यादा माइंड ब्लोइंग ट्रिक है। लेकिन उससे पहले एक प्रिकॉशन आपको बता दूं कि ये एक ऐसी ट्रिक है जो कि आपको तब तक नहीं लगानी है जब तक आपके दिमाग में उस क्वेश्चन को लेकर एक छोटी सी भी इन्फॉर्मेशन बची है। जब आप एक ऐसी सिचुएशन में सब आ जाएं कि हाँ भाई, अब मुझे इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं, मुझे इस क्वेश्चन का एक भी शब्द नहीं पता है, अब मुझे इस क्वेश्चन में अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो कर कर आंसर टिक करना पड़ेगा या फिर आंख बंद कर कर टिक करना पड़ेगा। उस समय आप मेरी ये एक ट्रिक लगा सकते हैं कि आपको उसके ऑप्शंस को देखने हैं। और ये इंग्लिश में बहुत ज़्यादा कारगर ट्रिक है, साइंस में थोड़ी सी कम है, मैथ में बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इंग्लिश हिंदी जैसे सब्जेक्ट्स में और साइंस में भी, बायो जैसे सब्जेक्ट्स में, कॉन्सेप्ट वाले सब्जेक्ट्स में बहुत ही ज़्यादा कारगर है, सोशल साइंस में भी बहुत ज़्यादा कारगर है। कि आप ऑप्शंस देख लीजिए और उन ऑप्शंस में जो सबसे बड़ा ऑप्शन है, सबसे लंबा ऑप्शन है, उसी को टिक मार दीजिए। समझे मेरी बात? इन चारों ऑप्शन सबसे लंबा ऑप्शन कौन सा था? पहला वाला था ना। ये वाली चीज़ को मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल्स में बता रखा है अपने ही यूट्यूब चैनल पर, जो कि है बुक्स विद्या नाम से। बुक्स विद्या मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, है ना। आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे, अराउंड 180 से भी ज़्यादा उसके सब्सक्राइबर हैं, तो बहुत कमी है भाई इस चैनल के हिसाब से। तो उसके 180 के लगभग सब्सक्राइबर हैं। लेकिन वहाँ पर जाकर आप अगर वो वीडियो पर जाएंगे ना, वो वीडियो पर मैंने लिख रखा है कि MCQ सॉल्व करने का सही तरीका, तो वहाँ पर आप उस MCQ सॉल्व करने वाले तरीके की वीडियो को देखेंगे ना, तो वहाँ पर आप उस वीडियो को पा जाएंगे, है ना। और वहाँ पर आप ये देख पाएंगे कि मैंने वहाँ पर बहुत अच्छे से चीज़ को समझा रखा है कि किस तरीके से आप इसको सही कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर आपके कोई भैया दीदी क्लास 10th में, तो क्लास 10th वाले बच्चों के लिए भी यहाँ पर फुल कंटेंट बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ाया गया है। लाइव भी दे रखा है मैंने, रिकॉर्डेड भी दे रखा है। तो बुक्स विद्या चैनल का नाम है, वहाँ पर जाकर आप उसको देख सकते हैं। बाकी जैसा आपका मन करे, अगर अच्छा लगेगा तभी सब्सक्राइब करना, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 है अचीवर सेक्शन की तरफ, यानी टॉपर सेक्शन की तरह। अब ये जो टॉपर सेक्शन है, इसके क्वेश्चन हार्ड हैं ऑब्वियसली, लेकिन मैं इन क्वेश्चन को हार्ड नहीं कहता, मैं इन क्वेश्चन को इंटरेस्टिंग कहता हूँ, ठीक है। क्योंकि जो हार्ड होगा, इंटरेस्ट तो उसी में बनेगा, ठीक है। तो अब इन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करते हैं। तो दे रखी है कि स्टेटमेंट कह रहा है कि एक CEO है, वो इंसिस्ट करता है, इंसिस्ट करना यानी दबाव देकर कोई चीज़, अगर कोई चीज़ बताए, है ना, टेलिंग फोर्सफुली, यानी अगर कोई आदमी कोई चीज़ दबाव देकर बताए, उसका कह सकते हैं कि वो इंसिस्ट कर रहा है। तो किसी कंपनी का CEO है और वो अपने क्या कर रहा है, एम्प्लॉय को बहुत ज़्यादा फोर्सफुली बता रहा है कि द टीम डैश द प्रोजेक्ट टाइमलाइन। टीम ने क्या कर दी है, प्रोजेक्ट की टाइमलाइन को डैश कर दिया है, यानी बहुत ज़्यादा अभी आगे बताता हूँ, कोई बात नहीं। कह रहा है कि उन्होंने क्या कर दिया है, प्रोजेक्ट की टाइमलाइन को बहुत ज़्यादा डैश कर दिया है, बट दे वर डैश बाई अनएक्सपेक्टेड डिले। लेकिन अनएक्सपेक्टेड मतलब बिना चाहे हुए ऐसे डिले हो गए, जिनके कारण उनको उन प्रोजेक्ट को के साथ कुछ करना पड़ा। अब ऑप्शन में देखो और बताओ कि इनमें से कौन सा वर्ड यहाँ पर फिट बैठेगा। अब यहाँ पर मैं ऑप्शन नंबर D को मैंने देखा और मुझे ऐसा लगा कि हाँ, ये सही बैठेगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कंडेंस करना, यानी फोर्सिंग, यानी किसी चीज़ को बड़ी फोर्सफुली मानना, है ना। तो जो हमारी टीम थी, उसने क्या किया, प्रोजेक्ट की टाइम को एक डेडलाइन माना और सोचा कि इस टाइम तक मुझे इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर देना, यानी बहुत ज़्यादा फोर्सफुली, बहुत ज़्यादा बिल्कुल दृढ़ निश्चय के साथ उन्होंने क्या किया, उस प्रोजेक्ट को माना। लेकिन अनएक्सपेक्टेड डिले के कारण उनको क्या करना पड़ा, बोल्स्टर्ड करना पड़ा, यानी आप कह सकते हैं एक तरीके से मदद देनी पड़ी या फिर उसको रोकना पड़ा, इस तरीके को कुछ हो गया। तो यहाँ पर कंडेंस है, यहाँ पर बोल्स्टर्ड, वैसे भी दूसरे में आना था, तो ऑप्शन नंबर D सिलेक्ट करेक्ट हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर जो ये वाले शब्द हैं, है ना, ये वाले जो शब्द हैं, है ना, इन सब का आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। यानी अगर आप सच में आंसर बताएंगे तो आज मेरा कमेंट सेक्शन भर जाएगा आंसर से, होमवर्क के आंसर से, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाऊंगा। अगली वीडियो में आकर ज़रूर बताऊंगा कि मेरी इस वीडियो के आंसर आए, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब आता है चूज़ द करेक्ट सिनोनिम। ईजी, अचीवर सेक्शन में भी इतना ईजी क्वेश्चन को नहीं पूछना था। इन्फरेंस का सिनोनिम क्या है, इन्फरेंस का सिनोनिम क्या है, ये आपको सीधे सीधे बता देना है। तो इन्फरेंस का सिनोनिम होता है कंक्लूजन। इन्फरेंस का मतलब क्या होता है, इन्फरेंस का मतलब होता है निष्कर्ष निकालना, किसी चीज़ का निष्कर्ष निकालना, किसी चीज़ का निष्कर्ष निकालना। और कंक्लूजन का मतलब तो आप सभी को पता ही है, निष्कर्ष निकालना। तो ये दोनों चीज़ का क्या मतलब है, इन दोनों चीज़ का मतलब सेम ही है, इसलिए दोनों एक दूसरे के सिनोनिम हो जाएंगे। ये था आपकी आज की क्लास का कंटेंट। आशा करता हूँ मैंने बेस्ट डिस्कशन बोलने की बात की थी, तो मैंने बेस्ट तरीके से समझाया होगा। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो कमेंट सेक्शन में बताना,
बाकी आपकी रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है तो अपने स्कूल में बात करो, पेपर के लिए रजिस्टर करवा लो। स्कूल में मेरे ख्याल से पेपर की तैयारी नहीं करा रहे होंगे, तो ब्लाइंडली फॉलो कर लो यार इस चैनल को। बाकी इस बैच को ज्वाइन कर लो, क्योंकि चैनल वगैरह पे तो मैं सैम्पल पेपर वगैरह दूंगा, बाकी आगे जो स्ट्रक्चर्ड होगा, जो आगे मुझे कहा जाएगा, मैं उसको दूंगा। लेकिन बैच के अंदर आपको हर एक सिंगल चीज़ दी जाएगी, यानी हर वो चीज़ जो कि आपकी सिलेक्शन को, जो कि आपके पास होने की प्रोबेबिलिटी को एक तरह से गारंटेड कर देती है, यानी इसको लेने के बाद आप गारंटेडली पास हो जाएंगे, ऐसा कहा जा सकता है। ठीक है, तो इसीलिए आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, मैं जैसा कि मैंने आपको बताया। इसके बाद आपको कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई किताब, ना कोई प्रैक्टिस सीट, ना कहीं कोचिंग लगवाने की ज़रूरत है, मतलब कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। मात्र 1000 रुपये और आप ओलंपियाड में पास। ठीक है, कोर्स को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स की लिंक या वीडियो कमेंट में पिंड लिंक को आप देख सकते हैं, या डायरेक्टली इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर बता दो यार कि मुझे लेना है बैच को, वो ज़्यादा आसान पड़ेगा। बाकी धन्यवाद आप सभी का अभी तक इस वीडियो में बने रहने के लिए। आपको अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना। सभी क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर 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 देना मेरे भाई। जो आंसर नहीं देगा वो स्टूडेंट नहीं है मेरा। ठीक है, बाकी लाइक करना इस वीडियो को, जिससे मेरा भी मोटिवेशन बढ़े। शेयर करना इस वीडियो को योर ओलंपियाड प्रिपेयरिंग दोस्त जो कि क्लास 7th में है, इंग्लिश सब्जेक्ट ले लिया है, परेशान हो रहे इधर उधर, उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हो। सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को फॉर मोर कंटेंट लाइक दिस। बाकी मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।